नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादबेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में यूपीएसआई 2025 को टारगेट करते हुए जीके की क्लास पढ़ रहे हो। और इस जीके की क्लास में क्या चलता है, इस जीके की क्लास में हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होते हैं और उसी की सीरीज हमारे द्वारा यहाँ पे चलाई जा रही है। और आज आपका जो क्लास चलने वाला है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यानी 26 डे है, यानी हमें 26वां दिन है और इससे पहले 25 क्लासेस हो चुकी हैं। और इन 25 क्लासों में 2017 और 2021 के एग्जाम्स को यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। इसके अलावा ठीक है, 2017 को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो 21 के एग्जाम्स चल रहे हैं। तो 2021 के एग्जाम्स को हम कंप्लीट कर, ये क्लास आपको रोजाना 12:30 बजे चलती है। तो आपको मैं बता दूं, जीके की क्लासेस अकेली नहीं है, जीके के अलावा अदर क्लासेस भी हमारे यहाँ चलती हैं, जिसमें से एक आपकी रीजनिंग की क्लास है जो आपको कब मिलेगी, सुबह 7 बजे मिलती है। और सुबह 7 बजे के बाद दोपहर 12:30 बजे जो क्लास मिलती है वो आपकी जीके की मिलती है। अभी आपकी जीके चल रही है और इसके बाद जो क्लासेस मिलने वाली हैं वो शाम को मिलेगी, यानी शाम को 8 बजे आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी और शाम को 9 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि यूपीएसआई 2025 को टारगेट करना है तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज से जुड़ सकते हैं। और जो साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं वो एक बार, हाँ भाई प्रणाम भाई, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें। जो साथी पढ़ना चाहते हैं आप उनको यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं और इनवाइट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इन चैनल का, यानी जो भी एग्जाम्स आएंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनका एनालाइज करेंगे, उनको अच्छी तरीके से समझेंगे। और आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा आपको और अच्छे से समझना है, कंसेप्ट को जानना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, सिलेबस को जानना है, और आपको एक टीम चाहिए जो आपको गाइड करे, एक टीम चाहिए जो आपको वर्दी तक लेके जाए, तो आप यहाँ पे इस चाणक्य बैच को खरीद सकते हैं। क्योंकि ये चाणक्य बैच आपको 599 में मिलने वाला है। लेकिन आपके लिए एक ऑफर आपकी चल रहा है, वो है आपका 50% ऑफ का ऑफर। यानी आप 599 का जो बैच है प्रेजेंट में, ये आपका त्योहारों का ऑफ सीजन चल रहा है और इसे आप 299 में खरीद सकते हैं। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक कूपन कोड का यूज करना पड़ेगा। और ये कूपन कोड क्या है, तो आप लिख सकते हैं R50। जब आप पे करने के लिए जाएंगे तो वहां पे कूपन कोड पूछता है, तो आप R50 कूपन कोड लगाकर इस बैच को खरीद सकते हैं। अभी मिश्रा सर पहचाना कि नहीं सर जी, आपकी पुरानी स्टूडेंट हूँ। मैंने तो नहीं पहचाना है क्योंकि मैं इस तरीके से तो पता नहीं, लेकिन आप अगर पूरा नाम बताएं और कहाँ पे पढ़े हैं ये बता दें तो मैं शायद समझ भी जाऊँ। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि R50 जो आपका कोड है, जब आप यूपीएसआई 2025 के बैच को खरीदेंगे तो R50 कोड लगाकर 599 वाले बैच को आप 299 में खरीद सकते हैं। बाकी ये बैच मिलेगा कहाँ पे, ये तो बात हो गई खरीदने की, लेकिन खरीदना कहाँ पर है, तो आप बाईएससी ऐप पर जाकर खरीद सकते हैं। और ये बाईएससी ऐप आपको कहाँ मिलेगी ये मत पूछ लेना, क्योंकि प्ले स्टोर पर सारी एप्लीकेशन मिलती हैं। आप प्ले स्टोर से बाईएससी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ डिटेल आप शेयर कर सकते हैं, इसके बाद में रजिस्टर और उसके बाद में लॉगिन करने के बाद आप इसको एक्सेस कर पाएंगे और जहां पर आप सारी जो भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उसके लिए आप बैचेस को खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूं तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से पहले आप अपने पास में कॉपी पेन लेके बैठें और जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है आप उसे नोट जरूर करें और इनको सॉल्व भी करते जाएं और कमेंट जरूर करें। क्योंकि यहां से आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता तो चलता रहेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और आप पढ़ रहे हैं और आपके डाउट हैं, और उनको मैं डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। अंजलि मिश्रा हूं सर जी, पहले पिछले साल। हाँ जी, पढ़े हो गए, मुझे तो आइडिया है नहीं है, लेकिन अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, आप दोबारा से हमारे साथ में जुड़े हैं। इसी तरीके से भाई अपने साथियों को और लोगों को जोड़ो जिससे कि वो यहाँ पे पढ़ें और उन चीज़ों को समझ पाएं जो वास्तव में इम्पोर्टेंट बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसको एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। अब आपके माइंड में आएगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसे हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कहते हैं,
ये किसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, क्यों करेगा, रिपोर्ट प्रस्तुत ही क्यों करनी है, इसमें ऐसा क्या है कि हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। तो आप याद रखिएगा कि इस राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करती हैं, यहाँ पर नेशनल कमीशन की बात करते हैं शेड्यूल कास्ट के लिए यानी एससी कास्ट के लिए। तो इनका जो गठन है यानी इसका जो गठन है वो कब किया जाता है, तो गठन किया जाता है इसका 2004 में। कब किया जाता है, 2004 में इसका गठन किया जाता है। और गठन करने के बाद में यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसके लिए कोई अनुच्छेद है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ हमारे पास में इसके लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 338 अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में देगा क्या, रिपोर्ट में देगा कि जो एससी जाति है इसका सामाजिक आर्थिक उद्धार हुआ है कि नहीं, इसका सामाजिक आधार पर क्या आप योजनाएं लेके आ रहे हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर अगर योजनाएं लेके आए हैं तो कौन सी योजनाएं लेके आ रहे हैं, क्या इन पर कोई अत्याचार हो रहा है, अगर अत्याचार हुआ है तो कार्रवाई हुई है कि नहीं, अगर आपके जो अधिकार हैं उसके लिए सुरक्षा के कदम उठाए गए कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तो आप एक एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसे करेंगे, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कि ये रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। यहां पर सभी मामलों का निरीक्षण किया जाता है, संवैधानिक संरक्षण की बात की जाती है, जितने भी संवैधानिक मामले होते हैं उनको यहां पर क्या करना है, उनमें निरीक्षण के साथ साथ उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए इसका प्रस्तुत किया जाता है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एएसपी का आंसर है बी और अभी मिश्रा का भी आंसर है बी। तो आंसर समझ में आया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है वो राष्ट्रपति को करता है। क्यों करता है, क्योंकि हमें सामाजिक आर्थिक आधार पर उन योजनाओं के बारे में पूछा जाता है कि जो योजना है ये इन लोगों के लिए स्टार्ट की गई है, ये इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि नहीं उठाए जा रहे हैं, सारी रिपोर्ट आपके एक यहां पर राष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है सारी चीज कि ये किसकी बात करता है, अनुच्छेद 338 के तहत स्थापित एक निकाय है। यहाँ पर ये क्या करता है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके अलावा इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत भी किया जाता है, यानी आपके लोकसभा राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, अपनी ही बात से पलट जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं है, आज कुछ बोलते हैं और शायद कल कुछ और बोलते हैं। उनका ये भी नहीं पता है कि वो किसी चीज़ से निकल सकते हैं और किसी चीज़ में जुड़ सकते हैं, आज जुड़े हुए हैं कल हट जाएंगे। तो ऐसी सारी चीज़ों से पहले ये चीज़ें कर चुके हैं कि इनमें से कोई एक औपचारिक रूप से पेरिस समझौते से अलग हो गया। अब मैं अगर बात करूं कि पेरिस एग्रीमेंट्स के लिए आप थोड़ा सा समझ लें और आप आंसर दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कौन ऐसा है भाई जो हट गया और फिर जुड़ गया। तो यहाँ पर है पेरिस एग्रीमेंट, और ये पेरिस एग्रीमेंट कब होता है, 2015 में होता है। इस टाइम पे चल रहा होता है COP21, और यहाँ पर एक पर्यावरण के लिए समझौता होता है। क्यों पर्यावरण के लिए समझौता क्यों करना है, तो आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसके लिए हमें समझौते करने पड़ रहे हैं। टेम्परेचर आप देख पा रहे हैं कि भारत में 50 डिग्री को पार कर रहा है, लेकिन अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, यानी 2100 तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ये 1.5 डिग्री तक बढ़ चुका है, इसलिए क्या करना है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी जितने भी देश हैं वो क्या करेंगे, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं उनका उत्सर्जन कम करें, पर्यावरण के अनुकूल नीतियां बनाएं, हर 5 साल में अपनी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें। और जो विकसित देश है ना, उन विकसित देशों के द्वारा जो विकासशील देश हैं उनको फंड दिया जाएगा। तो ये जैसे ही फंड वाली बात सुनी जाती है कि विकसित देश विकासशील देश को फंड देंगे, ये बात लगती है ट्रंप को गलत। और ट्रंप क्या कर देता है, ट्रंप इस पार्ट से यानी इस पेरिस एग्रीमेंट से हट जाता है, यूएसए अलग होने का निर्णय लेता है। ठीक है, कहता है कि भाई जो एग्रीमेंट किया जा रहा है ना,
यहां पर पैसा हमें देना पड़ेगा, ये तो हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ हो जाएगा, और अगर बोझ हो जाएगा तो मैं ऐसे एग्रीमेंट को नहीं मानता हूं। फिर क्या होता है, ये निकल जाता है 2017 को। तो ये कब निकला, 2017 को निकल जाता है। लेकिन फिर ट्रंप के अलावा बनते कौन हैं, जो बाइडन बनते हैं, और बाइडन इस फैसले को मूर्खतापूर्ण बताते हैं और 2020 में फिर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, हटते भी हैं और बाइडन आकर इसमें क्या कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। बताइए, अभी मिश्रा आगे हैं जी, बिल्कुल। अंजलि उपाध्याय आ चुकी हैं। इसी के साथ हमें लग रहा है डी होगा, हमें लग रहा है, भाई लग रहा नहीं होता है, जो आंसर होता है उसका आंसर देना होता है। लग रहा क्या है, नहीं पता है तो पता चल गया। ठीक है, लग तो सबको पाकिस्तान रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं। ऐसी मूर्खता अभी आजकल कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है। और आजकल नहीं, जब से ट्रंप बने हैं या ट्रंप थे भी, तब भी वो मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आंसर देते थे, और आज बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख के दी हैं, आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आप जानते हैं कंप्यूटर भाई एक मशीनी लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज को समझ पाता है, और अगर समझ पाता है तो वहाँ पर जो लैंग्वेज है उसे बाइनरी कहा जाता है। अब बाइनरी एक पद्धति है जहाँ पर 0 और 1 वाले नंबर्स को वो समझ पाता है, यानी 0 और 1 के रूप में ये क्या करता है, समझ पाता है। अगर यहाँ पे बोला जा रहा है दशमलव संख्या 7 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। बाइनरी कंप्यूटर में प्रयोग होता है, एक सांकेतिक भाषा है, संख्या पद्धति की भाषा है, 2 अंक यूज किए जाते हैं 0 और 1। लेकिन बाइनरी समकक्ष क्या होगा 7 का, हाँ, ये कंप्यूटर कैसे समझेगा बताओ। सर लगना तो, हाँ जी लगता तो सब कुछ है, लेकिन पता तो आना चाहिए कि हाँ ये क्यों है। ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, बता दें हम क्यों यहाँ पे क्यों खड़े, इसी चीज़ को बताने के लिए। बेटा इन चीज़ों के लिए याद रखा, ये कंप्यूटर में बाइनरी, अगर आपने क्लास 7, 8, 9, 10 ये पढ़ी होंगी और कंप्यूटर पढ़ा होगा, यहाँ वहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। आपने एक एलसीएम की पद्धति सुनी होगी, ठीक है, भले ही वो इसके लिए नहीं मानी जाती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कहा 7 है और बाइनरी में संख्या कितनी है, 2 है, तो हर चीज को 2 से डिवाइड करते चलो। चलो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, ये कितनी बार जाएगा, ये तो 3 बार जाएगा। अब 3 बार जाएगा तो 6 होगा, यहाँ पे बचेगा कितना शेष, वो हो गया 1। फिर इसके बाद 2 से फिर डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 2 1 जा 2 होते हैं, लेकिन शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। अब बताओ आगे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और दशमलव है तो हमें यहाँ पे 0 का भी यूज करना पड़ेगा। अब आप 0 का यूज कर लो, 1 का यूज कर लो, 1 का यूज कर लो, 1 का यूज कर लो, यानी ये इस नीचे से लिखा जाता है, तो ये बन क्या आ जाएगा, 0 1 1 1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 0 1 1 1, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ। हाँ जी बिल्कुल, ओनली स्टडी आ सकते हो। गुड आफ्टरनून। हाँ जी गीता, अरे गीता तुम रोजाना नाम बदल के आती हो, पता नहीं क्यों। 0 1 1 0 नहीं होगा, मैंने बता दिया। दशमलव संख्या 7 के लिए, यानी ये कह रहा है 0.7 के लिए, और 0.7 की बात कर रहा है, तो मैंने पॉइंट के लिए तो 0 लगा लिया। अब मैं शायद 7 को यहां पे डिवाइड कर रहा हूं एलसीएम के तरीके से, 2 से डिवाइड किया, 3 बार गया, 1 शेष बचा, मैंने यहां लिख दिया। जो यहां पे शेष बच रहा है ना, जो यहां पे रिमाइंडर बचता है, वो मैं साइड लिखता जा रहा हूं। ठीक है, फिर यहां पे मैंने 2 से फिर डिवाइड किया, कितनी बार गया, 1 बार गया, कितना रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर। अब ये डिवाइड होगा, नहीं होगा। दशमलव के लिए मैंने 0 का यूज कर लिया। तो अब बताओ इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 0 1 1 और 1। ठीक है, अगर मैं यहां पे आपको कहता कि भैया 8 का बाइनरी समकक्ष क्या होगा, केवल 8 का, 0.8 नहीं, केवल 8, तो 8 के लिए क्या करते, 2 से डिवाइड करते, 2 से जाता 4 टाइम 2 4 जा 8 होते हैं, क्या बचा, शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है, ये हो गया 0। फिर करते 2 से, 2 2 जा 4, शेष बचा, नहीं बचा, 0। अब इसे किससे करेंगे, 2 से करेंगे, शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, नहीं बचेगा, 0। और यहां पे क्या आया, 1। क्या हो गया इसका, 1 0 0 0, ये इसका बाइनरी होगा। तो आपसे कभी भी बाइनरी के बारे में पूछ लिया जाए, 2 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर पता करते जाओ, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, ऊपर से नहीं लिखा जाता बाइनरी में, हमेशा एक रूल है, नीचे से लिखते हैं। ठीक है, ऊपर से नहीं लिखते हैं, ये बात आप याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
आपका यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्हें ना विशेष रियायतें दी गई हैं, प्रशासनिक रूप से भी, और उन्हें क्या है ना सुरक्षा भी दी गई है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जहाँ की पहचान अलग हो, जहाँ पे प्रशासनिक पहचान हो, उनके लिए हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है। और ये बोल रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत कितने राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, ये बात कर रहा है। तो यहां पर अलग अलग अनुच्छेद में हमने विशेष रियायतों की बात की है, कुछ अस्थायी रूप से, कुछ परिवर्ती रूप से, कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो आपके पास में इसका आंसर मैं बता देता हूं, 12 राज्य हैं जिनको हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है, यानी भारत के संविधान में इनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है भाग 21 के तहत। कितने? भाग 21 के तहत अनुच्छेद की बात की जाए, आर्टिकल नंबर 369 से स्टार्ट होगा, आर्टिकल नंबर 369 से लेकर 392 के तहत यहां पे ये बात कही गई है। स्टेट कितने हैं? तो याद रखना, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग स्टेट हैं। जैसे नहीं पता है, मैं मुझे पता है इसका नहीं पता होगा, मैं फिर भी बता रहा हूं। जैसे मैं कहूं आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 371 ए नागालैंड को दिया गया है। आर्टिकल 371 बी असम को विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 371 सी स्पेशल प्रोविजन फॉर मणिपुर, 371 डी ये दिया गया आंध्र प्रदेश को, ई तेलंगाना को, 371 एफ सिक्किम को, 371 जी मिजोरम को, और 371 एच ये आंध्र प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश को, और आई दिया गया है गोवा को, और जे दिया गया है कर्नाटक को। यानी ये टोटल आपके स्टेट कितने हैं? 12 स्टेट हैं जिनको स्पेशल यानी स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो आप इन चीजों को यहां पे समझ सकते हैं। मैंने सब कुछ ये इस जगह पर लिख के दिया है, कौन सा आर्टिकल कौन से स्टेट के लिए क्यों दिया गया है, विशेष प्रावधान क्यों दिया गया है। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे 371 महाराष्ट्र गुजरात बोला था, किसके लिए दिया गया? राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। यहां पर राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, एक ही बात करेंगे तो नागालैंड में दिए गए हैं। नागा समाज की परंपराएं अलग हैं, नागा समाज की सांस्कृतिक पहचान अलग है, तो यहां पर इनको अलग रखा गया है ए में। बी की बात करेंगे तो असम है, जनजाति परिषद के लिए प्रावधान दिया गया है। सी की बात करेंगे मणिपुर, राज्यपाल को जनजाति मामलों में रिपोर्ट देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया गया है। सिक्किम में पुराने कानूनों की मान्यता है। मिजोरम में मिजो परंपराओं की रक्षा। तो ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग हैं, जो आपके यूपीएसआई में पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया, और पॉलिटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अंजलि उपाध्याय, बिल्कुल समझ में आ रहा है तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो और अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं फिर आप दिमाग लगाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इनको अलग अलग प्रावधान, विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन दिया जाता है। एक होता है ना कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग स्पेशल होते हैं, एक तो बहुत स्पेशल है वो अलग छोड़ दो, बाकी कुछ लोग स्पेशल होते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं कि भाई अगर हम पार्टी करने जाएंगे तो इसके साथ जाएंगे, अगर हम घूमने जाएंगे तो इसके साथ जाएंगे, अगर हमें सब लोगों के साथ में बैठना है तो इसको लेके चलेंगे। तो ये क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नमस्ते त्रिषा, बहुत लेट हो, चलिए कोई बात नहीं, वैसे क्वेश्चन नंबर ज़्यादा निकले नहीं है, 5वां ही चल रहा है। आचार संहिता की बात की जाती है। आपने ज़्यादातर इसका यूज़ कहाँ देखा होगा? जब चुनाव आते हैं, चुनाव की अधिसूचना दी जाती है, चुनाव के बारे में बताया जाता है कि कल से मतलब आपके 1 महीने बाद वोट पड़ेंगे और 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। यानी वोट पड़ने से लेके रिजल्ट तक में जो टाइम है वो सारा को जिस दिन अधिसूचना दी जाती है, जिस दिन बताया जाता है, उस दिन से आचार संहिता लग जाती है। अब आचार संहिता पहली बार कभी ना कभी तो आई होगी, तो वही बोला गया है कि आचार संहिता पहली बार केरल में किस सन में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पेश की गई थी। अब भाई चुनाव आएंगे उससे पहले बताना पड़ेगा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ये मैं बता चुका हूं कि 1960 में चुनाव था केरल के अंदर, वहां पे विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उससे पहले यहां पर केरल की सरकार से या जो भी लोग थे उनसे पूछ कर क्या किया गया, आचार संहिता को लागू किया गया। ठीक है, इसका काम क्या है भाई, ये चुनाव हैं
तो निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। चुनाव हैं तो मार्केट जो वहां पर प्रचार चल रहा है वो इसके लिए भी समान होगा और जो विपक्षी पार्टी है उसका भी समान होगा। सत्ताधारी पार्टी है वो ज्यादा फायदा ना ले पाए, यानी फायदा लेने से उसे रोकना है, चुनावों में दुरुपयोग ना हो इस चीज से रोकना है, तो यहां पर आचार संहिता लगा दी जाती है। ठीक है, पहली बार केरल में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई केरल का तो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में कब आई थी ये आचार संहिता, तब आप क्या बताओगे? तो लोकसभा चुनाव में 1962 में जो चुनाव होते हैं तब लागू की जाती है लोकसभा चुनावों के अंदर आचार संहिता, यानी इसका प्रावधान आपको संविधान में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया है तो बस अब तो सही हो गया। तिशा शर्मा, अभी मिश्रा का आंसर है सी। अभी मिश्रा के अलावा तिशा ने 5 बताया। क्या 5 क्या होता है? 5 आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आपको पता है हमारे यहां पे लोकसभा चुनाव होते थे, विधानसभा चुनाव होते थे। लोकसभा देश चुनाव में हम देश की बात करते हैं और विधानसभा चुनाव में राज्य की बात करते हैं। क्या केवल राज्य और देश से चल जाएगा काम? हमें यहां पे गांव की भी बात करनी पड़ेगी, हमें यहां पे जिला की भी बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्थानीय स्वशासन की जरूरत पड़ेगी, यानी केवल आपका राज्य और देश से काम नहीं चलेगा, हमें स्थानीय स्वशासन पर भी काम देखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे पंचायत समिति का गठन करना पड़ेगा, हमें जिला परिषद का गठन करना पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत जो कि निम्न स्तर पर है, इसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, और इसके अलावा भी आप देखते हैं कि लेवल क्या है, जिला वाला लेवल है तो उसमें जिला परिषद का गठन किया जाता है, जिससे हर किसी के पास में ये सुविधाएं पहुंच चुके, जो रिसोर्सेज हम पहुंचाना चाहते हैं वो सारी चीजें पहुंच चुके हर व्यक्ति के पास में। तो इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और संविधान में संशोधन करेंगे तो किसी ना किसी नंबर का होगा, तो 73वां संशोधन करना पड़ेगा। और 73वां संशोधन किसी में कर रहे हैं तो एज ईयर भी तो होती है, कभी ना जिस दिन करेंगे उस दिन की ईयर मानी जाएगी। 1992 में किया गया। ठीक है, अब होता क्या है, जो हमने ये बताया ना तीनों स्वशासन की त्रिस्तरीय पंचायत योजना, तो ये पंचायत समिति को हमने संविधान में जोड़ लिया और इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। क्या दे दिया? हमने इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया, और संवैधानिक दर्जा देने का मतलब है कि इसके लिए हमें कानून बनाने पड़ेंगे। और आर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक की जो बातें हैं वो आपकी पंचायत से रिलेटेड हैं। अगर मैं ये कहूँ ये तो हमने प्रदेश स्तर पर कर दिया, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि उत्तर प्रदेश अपनाएगा कब, इस नियम को कब अपनाएगा, तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज समिति ने सदस्यों को, प्रधानों को, उप प्रधानों का जो चुनाव होता है, इस नियम को 1994 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी। खुशी नमस्ते। आर्टिकल 40 में, हाँ जी आर्टिकल 40 में इनके गठन की बात की जाती है। आंसर हाँ जी बिल्कुल, अध्याय 1994 है। त्रिशा सी आंसर, बिल्कुल सही बात है भाई। लिख के आंसर दिया करो, क्वेश्चन कौन से का है ये भी बता दिया करो, क्योंकि थोड़ा सा कुछ सेकंड का मेरे पास में फर्क आता है। आप जो आंसर देते हो 2, 3, 4 सेकंड बाद, हो सकता है मैं इसको आगे स्किप कर जाऊं, आप कहेंगे तो आंसर तो 7 का है, लेकिन आपको आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ में लिखना है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वास्थ्य की बात हो रही है भाई। हम स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ कब रहेंगे? जब हमें ऐसा माहौल मिलेगा। हमें ऐसा माहौल कब मिलेगा? जब सरकारें यहाँ पे काम करेंगी, और सरकारें काम कब करेंगी? जब उनके पास में पैसा होगा। और पैसा कैसे आएगा? जब कोई टैक्स देगा। टैक्स देना पसंद करोगे? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आ रही है कि जो स्वस्थ शहर हैं, ये जो है अब निम्नलिखित में से कौन से संगठन से संबंधित है? काम तो देश को करना है, लेकिन यहां पर रिपोर्ट निकाली जाएगी। रिपोर्ट के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि आपके यहां पे जो जिला अस्पताल हैं वो सही काम करते हैं कि नहीं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते, आपके वहां पे सफाई होती है कि नहीं, आप जिस शहर में रहते हैं वहां सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आपके यहाँ पे
नाले कूड़े इनको हटाने का प्रावधान है कि नहीं। तो ये सारे ढांचे को देखना, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, इस पर रिपोर्ट बनाना किसका काम है? ये आपका काम है स्वास्थ्य संगठन का। तो ये कौन से आएगा? ऑप्शन नंबर ए में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके शहर के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जो आपके शहर को एक रेटिंग प्रदान करती है कि आपके यहाँ पे AQI कितना है, आपके यहाँ पे पॉल्यूशन है या नहीं है, आपके यहाँ पे जो सुविधाएं चल रही हैं वो आपके काम की हैं कि नहीं है, आपका शहर, आपकी हेल्थ, ये सब स्वस्थ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताने का काम किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। बाकी सारा काम आपकी सरकार का है, जो करेगी नहीं करेगी पता नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपने भी देखा होगा, कोरोना आया था, कोरोना आया है तो कौन बताएगा हमें? ये WHO। यही तो कहेगा कि भाई कोरोना आ चुका है, बचो, भागो, अपने घर में रहो, किसी से कुछ वो मत ही। सारी चीजें किसने बताई थी? इसने। इसको अमल किसने लाया? सरकारों ने। यही काम है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे बात आती है, आपको पता है कि हमारे यहां पे बहुत सारे क्रांतिकारी नेता रहे हैं। अब क्रांतिकारी नेताओं का काम क्या था? जो लोगों को जागरूक करना। अब क्रांतिकारी नेता मान लो मैं हूं, मान लो मैं हूं नहीं लेकिन मान लो, अब अगर मुझे आपको जागरूक करना है तो मैं आपके लिए क्या करूंगा? वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मेरे पास में रिसोर्सेज हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं आपको जागरूक करने के लिए। अब मैं एकता का संचार कर सकता हूं, लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं। तो पहले हमारे पास में ऐसी कौन सी सुविधा थी जिसके तहत हम किसी भी समाज को राष्ट्रवाद की एकता, राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, स्वतंत्रता के प्रति जागरूक कर सकते हैं, एकता के लिए संचार कर सकते हैं, सबको इकट्ठा कर सकते हैं? इसका उपयोग करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें यहां पे समाचार पत्र छापने पड़ेंगे। अगर समाचार पत्र छाप रहे हैं तो भाई यहां पर अलग अलग देशों, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषा का भी यूज करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है यहां पर। मराठी समाचार पत्र, यानी मराठी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनमें से कौन सा समाचार पत्र है जो मराठी भाषा में प्रकाशित होता है? क्योंकि अंग्रेजी में भी प्रकाशित करते थे, लेकिन उन्होंने पूछा है मराठी भाषा का। बताइए। ओनली स्टूडेंट कहते हैं केसरी, सृषा बता रही है ए, खुशी का आंसर है ए। इसके अलावा यहां पे गाना भी फिट होगा, भाई गाना नहीं बजा सकते, कॉपीराइट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मेरी क्लास रुक गई, कैसे रुक गई भाई? थोड़ा सा ध्यान दो, नेट वेट पे ध्यान दो। चलिए 1881 में केसरी अखबार छापा जाता है, इसका प्रकाशन किया जाता है, और यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे मराठी भाषा में प्रकाशित किया जाता है। और आपका जो समाज है उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को एकत्रित करना है, इसके अंदर एकता का संचार करना है, लोगों को जागरूक करना है। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको यहाँ पर एक मंच प्रदान करना है, यानी यहाँ पर अंग्रेजों से मुक्ति भी पानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबको इकट्ठा करना। इसलिए समाचार पत्र बनाया गया, छापा गया, और ये आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, और ये इनका वो अखबार है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मराठी में प्रकाशित होता है। बताइए। चलिए, बिल्कुल सही बात है खुशी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। मैंने बताया था अभी पेरिस समझौते की बात करी थी, जिसमें से अमेरिका भाग गया, बाद में जुड़ गया, ठीक है, लेकिन पहले तो भाग ही गया 2015 में। अब 2015 में भारत का फ्रांस के साथ में मिलकर एक समझौता और आयोजित होता है, यानी हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। और पेरिस एग्रीमेंट में COP21 जो चलता है, इस COP21 में क्या किया जाता है? यहीं पर एक एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट होता कहां पे? पेरिस में होता है, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इसी में इंडिया और फ्रांस दोनों देश साथ आते हैं और क्या कहते हैं कि चलिए एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो यहां पर क्या बताएगा, यानी यहां पर सौर ऊर्जा के बारे में बताएगा, सौर ऊर्जा से यहां पे रिसोर्सेस लेके जाएगा, सौर ऊर्जा से यहां पे एनर्जी बनाएगा। तो ऐसा यहां पे क्या किया गया? एक गठबंधन बनाया गया, एक यहां पे अलायंस बनाया गया, जिसे हम ISA के नाम से जानते हैं। ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर
अलायंस। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या ओपन किया? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक दुनिया, एक पृथ्वी, एक सूर्य की बात करने वाले भारत के द्वारा यहां पे क्या होता है? एक ISA का निर्माण किया जाता है, जिसमें भारत के पास में इसका हेडक्वार्टर भी आता है। यानी भारत के पास किसी भी इंटरनेशनल गठबंधन का अगर हेडक्वार्टर है तो ISA का है, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे? ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरुग्राम में। यहां पे सदस्य की संख्या की बात की जाए तो इसमें शुरुआत में 2 से 3 सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे करके आज हमारे पास में इस अलायंस के 120 से ज्यादा सदस्य हो चुके हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, आप देखते हैं कि आजकल सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, सोलर पैनल घर घर में भी लगाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, एनर्जी को बचाना है, तो आपको सूर्य से भी एनर्जी प्राप्त करनी होगी, तो साथ मिलकर समाधान करना होगा। इसलिए एक अलायंस बनाया जाता है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में रखा जाता है। बताइए। सुरजीत भाई आ चुके हैं, बिल्कुल गुरुग्राम। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अंजलि मिश्रा हूँ बहन, अरे ठीक है। MLP, गुड आफ्टरनून भाई। त्रिशा शर्मा का भी आंसर आ चुका है। ये आपका क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसमें इतने देशों के साथ में मोदी जी आपको आगे दिखाई दे रहे हैं, तो इनके द्वारा ही यहाँ पे बनाया गया था, इसलिए आपको आगे दिखाई दे रहे हैं। देखो दोनों नेता आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, दोनों के द्वारा बनाया गया था, इसी वजह से ये फ्रंट में है और बाकी सब पीछे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको पता है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना है, जिसे संविधान की आत्मा भी कह देते हैं। तो एक प्रकार से इसके अंदर बात की जाती है न्याय की। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा दी जाती है, और प्रस्तावना के अंदर न्याय की बात की जाती है। और कितने न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक रूप से न्याय और राजनीतिक न्याय, यानी 3 न्याय की बात की गई है। किसके अंदर? हमारी प्रस्तावना के अंदर। तो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई है, उस प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा में 3 न्यायों की बात की जाती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, जिसका मतलब है कि किसी के साथ में समाज में भेदभाव ना हो। आर्थिक के अकॉर्डिंग सबको समान अवसर, यानी नौकरी में सबको समान अवसर मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको न्याय मिले। ये बात किसमें की जाती है? इन 3 न्यायों के अंदर की जाती है। क्या ये न्याय किसी से लिए गए थे? तो बिल्कुल, ये न्याय की बात जो है ये रशिया से ली गई थी, रूस की क्रांति से ली गई थी, USSR से ली गई थी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर है। और गीता ने बताया है, अभी मिश्रा का आंसर है रशियन, और भाई रशियन का मतलब रिवॉल्यूशन, और कुछ मत समझना। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यहां पे बात की जा रही है बर्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस की जानकारी। यानी ये एक ऐसी जानकारी देता है जहां पे किसी भी देश की जनसंख्या का आकलन होता है। ठीक है, किसी भी देश की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। यहां पर बताया जाता है कि इस देश में इतनी फर्टिलिटी रेट है जिसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। जैसे भारत, अगर भारत किसी भी चीज में चीन से आगे है तो वो पॉपुलेशन में आगे निकल चुका है। भारत को चाइना ने 2020 में कोरोना दिया, और कोरोना का फायदा भारत ने केवल पॉपुलेशन बढ़ाने में कर लिया। इसी वजह से आज के टाइम पे हम चाइना से आगे निकल चुके हैं, और अपनी जो पॉपुलेशन है वो 142 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। भले ही हमारी सेंसस अभी हुई नहीं है, वो चल रही है, लेकिन बर्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस के द्वारा या फिर UN पॉपुलेशन फंड के द्वारा भारत की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की नंबर 1 है, यानी भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। ठीक है, तो UN के द्वारा यहां पे क्या किया जाता है? बर्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस निकाला जाता है UN पॉपुलेशन डिवीजन के नाम से, जो हर 2 वर्ष में जनसंख्या का आकलन करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है सर, कुछ ज्यादा ही समझ गए क्या? भाई मैं रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ज्यादा नहीं समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं, बी की बात होती है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है। अब भाई
आप जैसी जो मैं बातें कर रहा हूं, इन बातों से आपके पेट में दर्द चल रहा होगा, क्योंकि अब बातें इधर उधर करनी है। पेट में जलन हो रही होगी, और पेट में दर्द और जलन जो हो रही है ये एक बीमारी है, और इसे कहते हैं क्या? पेप्टिक कहते हैं, इसे अल्सर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आप अल्सर के नाम से जानते हैं। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में जलन हो रही है, तो इसे पेप्टिक या फिर अल्सर के नाम से जाना जाता है। और ये अल्सर जो होता है ये किसी ना किसी बैक्टीरिया की वजह से होगा। ये किस वजह से होता है वो आपको बताना है। बाकी मैं बता देता हूं कि इसके अंदर ना घाव हो जाते हैं, और ये घाव पेट में होते हैं। कैसे होते हैं? पेट में होते हैं। पेट के अंदर जो अंदरूनी परत होती है, हमारे पेट की अंदरूनी परत जो होती है, उस परत पर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। आप देखेंगे इसके अलावा पेट के अलावा छोटी आंत में घाव हो जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं पेट की अगर बात करें तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। चलो रहने दो, सीधी सीधी समझ लो कि पेट के अंदर जो अंदरूनी घाव हो जाते हैं, अंदरूनी परत पर घाव होते हैं, उससे पेट में दर्द और जलन होती है, और ये पेप्टिक अल्सर के नाम से जानी जाती है। और ये होता किसकी वजह से है? ये होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। किससे होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से। तो आंसर सर इतना सही भाई अब उस बात को खत्म करते हैं। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए किसी को इस बात से जो मेरी बातें निकली उससे जलन भी नहीं होनी चाहिए, वरना ये यहाँ पे आपको आंसर मिल ही जाएगा। गुड आफ्टरनून भाई, ड्रीम AK-47 टारगेट GD। बिल्कुल, हाँ जी, हमें समझ में आ गया। इतना बड़ा नाम, हम इतना बड़ा नाम ले रहे हैं तो आप पहली बार जुड़े होगे, क्योंकि हमने भी इतना बड़ा नाम नहीं लिया। और अगर आप जुड़े हैं तो भाई सबसे पहले जुड़ने के बाद में आप शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए। बाकी आप हैं कहाँ से ये भी जरूर बता दें, और आपका नाम क्या है, क्योंकि ड्रीम AK-47 तो आपका नाम हो नहीं सकता। ठीक है, चलिए 12C का आंसर, त्रिशा का आंसर है C। बहुत अच्छा है राजकुमार यादव भाई, राधे राधे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। यहां पे आप यहां पे देख पा रहे हैं कि एक वर्ड दिया गया है लोटिक। लोटिक इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम का एक प्रकार है, एक टाइप है, जिसे हम हिंदी में सरित जीवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है सरित जीवी, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है लोटिक इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या है, ये इकोलॉजी क्या है? तो आपको बता दूं कि एक वर्ड है जिसका नाम है इकोलॉजी, और इस इकोलॉजी को देने वाले सर्वप्रथम पहले बार इसका यूज जो किया वो किसने किया? वो अर्नेस्ट हैकल ने किया। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ये अवधारणा दी गई, और यहां पे पारिस्थितिकी तंत्र की बात की गई, यानी इकोसिस्टम की बात की गई। यहां पे जैविक घटक भी हैं, यहां पे अजैविक घटक भी हैं, लेकिन सरित जीवी में क्या होगा? सरित जीवी का मतलब है कि किसी भी पानी के अंदर, किसी भी वाटर के अंदर, अब पानी किसके अंदर होगा? झील के अंदर भी होगा, तालाब के अंदर भी होगा, नदी के अंदर भी होगा, तो फिर किसका पानी होना चाहिए? तो यहां पे फ्रेश वाटर की बात की जाती है, तो आपको रिवर के अंदर फ्रेश वाटर दिखाई देता है, यानी रिवर इकोसिस्टम या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये सरित जीवी पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है, लोटिक इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर आप जैविक घटक देखेंगे। जैविक क्या होते हैं? जैविक का मतलब है, जैसे अगर जो यहां पे झींगा है, यहाँ पे शैवाल हैं, यहाँ पे मछलियां हैं, यहाँ पे कीट हैं, ये सब जैविक घटक हैं, यानी जिनके अंदर सांस चल रही है। अजैविक की बात करेंगे जो आप निर्जीवों को देखते हैं। जैसे मैं पानी की बात करूं, भाई अगर पानी, नदी की बात हो रही है, पानी होगा। नदी की बात आ रही है तो रेत भी होगा। नदी है तो मिट्टी भी होगी। इसके अंदर खनिज भी मिलेंगे, इसके अंदर पोषक पदार्थ भी होंगे, और यहाँ पे सन की रेज भी पड़ेगी, और सन की रेज की बढ़ेगी तो इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो इसका मतलब ये सारी चीजें बताई, ये अजैविक घटक है, और इसके अंदर रहने वाली मछलियां, कीड़े, एक्वाटिक प्लांट्स, इसके अलावा शैवाल, झींगा, ये सब जैविक घटक हैं। तो ये सारी जैविक और अजैविक घटक होने का मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, और अगर पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, पानी के अंदर है, इसलिए इसे सरित जीवी पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जाना जाता है। बताइए क्यों जा रहे हो, क्या हो गया? रिवर, चलो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आता है 14। भाई किसी के ड्रीम के बारे में बकवास मत करो। मैं तो ये कहूंगा भाई ड्रीम सबको पूरा करना है, जिनका भी है,
और अगर पढ़ाई से रिलेटेड ड्रीम है तो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बाकी के और कोई ड्रीम है तो पता नहीं। AK-47। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? आपको पता है कि केंद्र की एक शक्ति है भाई, केंद्र को शक्ति मिली हुई है, केंद्र को एक कर्तव्य है कि जो राज्य की सरकार है ना ये अच्छा काम करे, और अगर अच्छा काम कर रही है ना तो संविधान के अनुसार काम करे, संवैधानिक व्यवस्था के साथ चले, एकता बनाए रखे, सभी को साथ लेके चले, सुरक्षा दे, उसके अलावा उपद्रव ना होने दे। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर संविधान के अनुरूप आप काम कर रहे हैं। अगर आप संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं तो आप पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये बात ये क्वेश्चन कहता है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चले। यानी राज्य की सरकार जो संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है ना, इस चीज की देखरेख करने का काम किसका है? केंद्र का है। और केंद्र के पास में यहां पे अगर आर्टिकल की बात की जाएगी तो कौन सा आर्टिकल है? 355 आर्टिकल है, जिसके तहत केंद्र के पास में एक कर्तव्य है जो सरकारों का काम देखे, सरकारों को देखे कि संविधान के अनुसार चल रही है कि नहीं, उनमें संवैधानिक व्यवस्था है कि नहीं, ये लोगों के बीच में एकता बनाए रख पा रही है या नहीं, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा कर रही है या आंतरिक उपद्रव दंगा से बचा पा रही है कि नहीं। अगर ऐसी चीजें नहीं दिख पाती हैं तो यहां पे क्या करेगी सरकार? यहां पे केंद्र सरकार को एक अधिकार मिल जाता है आर्टिकल 356 के तहत, या फिर कह सकते हैं आर्टिकल 356 के तहत क्या कर सकते हैं? यहां पे राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर आप 355 के तहत नहीं चलोगे तो आप पर 356 लगा दिया जाएगा। 355 मतलब संविधान के तरीके से चलना है, 356 मतलब अगर आप संविधान के तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। त्रिशा शर्मा का आंसर है ए। राजकुमार ASP बता रहे ए। त्रिशा बहन आंसर लिख दो भैया। आंसर कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी है। ए कहां से आ गया? यहां पे 174 की बात ही नहीं हो रही है, 355 की बात हो रही भाई। सबके गलत हैं। राजकुमार यादव ने आंसर दिया है बस, बाकी के एक क्वेश्चन याद हो गया। बिल्कुल होगा। सीधी बात इतना है कि अगर आप संविधान के अनुसार चलोगे तो 355 है, संविधान के अनुसार नहीं चलोगे तो 356 है। ठीक है, तो उस जगह 56 इंच का सीना दिखा दिया जाएगा। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति शासन। तो 56 इंच के सीने की जो बात होती है ना, वो राष्ट्रपति शासन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे वनों में जीव रहते हैं, और वनों में जीव रहते हैं तो डाइवर्सिटी भी मिलेगी, और अगर डाइवर्सिटी है तो इस डाइवर्सिटी को बचाने का काम करना पड़ेगा। और बचाना कैसे है? आपसे अगर मैं कह दूं तो आप बचाओगे? नहीं बचाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्ट बनाना पड़ेगा, एक अधिनियम बनाना पड़ेगा। और अधिनियम बनाओगे तो क्या अधिनियम के अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी? तो उसमें आपको बोर्ड बनाना पड़ेगा, और अगर बोर्ड बना दिया तो आपको अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा। यानी सीधी सीधी सी बात है कि आप कोई भी अगर एक्ट बनाते हो, उसके तहत किसी भी संगठन की बात करते हो, तो उस संगठन के अंदर आपको एक अध्यक्ष भी बनाना पड़ेगा। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बताओ। गई भैंस पानी में, तो भाई भैंस को बचाओ। यहां पे आओ, यहां पे भैंस को बचाने की बात की जा रही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत आप किसी भी पौधे को, किसी भी जानवर की प्रजाति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए भैंस को रोको। ठीक है, संरक्षण प्रदान की बात की जा रही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, और इसके तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। और इस बोर्ड के तहत आपको क्या करना पड़ेगा? इस बोर्ड का काम क्या है? जो पौधे होते हैं, यानी वनों में क्या पाए जाएंगे? पौधे पाए जाएंगे। वनों के अंदर क्या पाए जाएंगे?
जीव जंतु पाए जाएंगे तो जीव जंतु का क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसे कहेंगे क्या, संरक्षण कहेंगे। और इस संरक्षण के तहत आपको क्या करने पड़ेंगे, नियम बनाने पड़ेंगे। और नियम किसके तहत बनाए जाएंगे, कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, उसकी अध्यक्षता में बनाए जाएंगे। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, 15 का ए दिया गया है एएसपी के द्वारा। राजकुमार यादव नहीं बता पाए, अभी मिश्रा ने ए बताया है, सुरजीत कुमार बता रहे हैं पीएम। तो केवल सुरजीत का आंसर सही है भाई, बाकी के लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे। सी आंसर होगा, निदेशक नहीं अध्यक्ष होता है भाई, अध्यक्ष ही यहां पे अगर पीएम है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। त्रिशा शर्मा का बिल्कुल सही है, 15 का सी आंसर। बताइए चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और आपको पता है पर्यावरण को बचाने के लिए हम पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं 5 जून को। इसके अलावा हम जल को बचाने के लिए, जल के अंदर प्रदूषण निवारण करने के लिए 1974 में एक एक्ट बनाया गया जिसे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट कहते हैं। इसके बाद 1980 की बात आती है तो वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया जिसके तहत हम वनों की कटाई को रोकते हैं। 1981 के तहत हमें वायु से रिलेटेड प्रदूषण को रोकने के लिए हमने वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट बनाया। और फिर 1986 में पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण एक्ट बनाया। और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की बात की जाती है तो 2002 में हमने जैव विविधता अधिनियम बनाया। तो ये सारे क्या हैं, बिल्कुल भाई जोक। यहाँ तो मैं खुद जोक नहीं करता हूँ, मैं कभी भी मजाक से रिलेटेड चीज़ों को नहीं रखता हूँ। मैं यहाँ पे पढ़ाने पर फोकस करता हूँ भाई, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, ना तो पढ़ाई के साथ में मजाक करेंगे, ना ही हमें अपना मजाक बनवाना है। सीधी बात है, पढ़ाई क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। आपको पता है कि हमारे देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, और इमरजेंसी लगाई जाती है ना तो हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं जिसके लिए हम कोर्ट में चले जा सकते हैं, तो इन कोर्ट में जाने से रोकने का काम कौन करेगा। अगर आपातकाल लग दिया तो इसका मतलब है कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई आर्टिकल यहां पे यूज नहीं होगा, यानी यहां पर मौलिक अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाएंगे। तो किसके तहत, राष्ट्रीय आपातकाल के तहत। अभी राष्ट्रीय आपातकाल लगता कब है, आप कब लगाओगे, आर्टिकल 352 के तहत आप क्या कहोगे कि भारत में बाहरी आक्रमण की स्थिति में या युद्ध की स्थिति में एक आपका आपातकाल, एक इमरजेंसी लगाई जाती है जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, अब इस राष्ट्रीय आपातकाल में होता क्या है, आप देखेंगे कि हम आर्टिकल 19 के उपबंध का निलंबन कर देते हैं। किसका, आर्टिकल 19 जो है वो क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। और आर्टिकल 19 क्या है, स्वतंत्रता का नियम है, यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो यहां पर 19 का निलंबन होने का मतलब है कि आपकी जो स्वतंत्रता है वो अधिकार आपका यहां पे निलंबित होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आप इसके लिए अदालत नहीं जा सकते। और इसके अलावा भाग 3 मतलब यही समान आपके जो अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, इनमें भी क्या होता है, कुछ चीज़ों का निलंबन हो जाता है। और इनकी बातें करती किस आर्टिकल में की गई हैं, तो इन दोनों की जो बातें की गई हैं वो आर्टिकल नंबर 358 में की गई है, जिसमें आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है। और आर्टिकल 359 कहता है कि भाग 3 द्वारा जो अधिकार मिले हैं उसका निलंबन जो है वो आपको 359 में देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 358 और 59, ऑप्शन नंबर डी। बताओ डी किसने दिया है, सुरजीत का आंसर है बस। तिचा हॉट स्पॉट दे दो भाई इसको ना भाई 62, 71, 75 3 बार लगाए नेशनल इमरजेंसी, बिल्कुल हाँ जी ये बात सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल देश में कब कब लगा है तो आप बताएंगे युद्ध के टाइम पे लगा है। और युद्ध कब हुए हैं, तो भाई युद्ध हुआ है 1962 में, तो 1962 में युद्ध हुआ। इसके अलावा आपका युद्ध और कब हुआ है, तो 71 में हुआ, बांग्लादेश बनाना है तब। ठीक है, और एक 1975 में। ये हमारे पास में आपातकाल लगे हैं 3। बाकी आपातकाल की संख्या भी 3 ही होती है, एक राष्ट्रीय आपातकाल,
दूसरा, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है इसे राज्य आपातकाल कहते हैं, आर्टिकल 356, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है जिसे 360 कहते हैं। अभी तक देश में आर्टिकल 360 का यूज नहीं किया गया है, अभी तक भारत में कोई भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, 20-21 को छोड़कर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये आपका एक क्वेश्चन है जहां पर बात की जाती है सती प्रथा की। सती प्रथा को किस वर्ष में अवैध घोषित किया गया? आप सती प्रथा आप सभी जानते होंगे कि यहां पर अगर किसी लड़की का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के बाद में हस्बैंड को जब चिता पर लिटाया जाता है, उसी टाइम पर जो लड़की होती है जो विधवा हो चुकी है उसको भी उसी के साथ में जला दिया जाता था। इसको हम कहते थे सती प्रथा। ठीक है, और इस सती प्रथा के अंदर हमने यहाँ पे आंदोलन किए, और वो आंदोलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आंदोलन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा इसके लिए क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है, आंदोलन किया जाता है। और यहाँ पे धर्म सुधार के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, और इस धर्म के अंदर जो त्रुटियां थी, जो धर्म के अंदर कहीं ना कहीं से चीजें आ गई थी, उन चीजों को हटाने के लिए राजा राम मोहन राय आगे आते हैं और एक आंदोलन करते हैं। और इस आंदोलन के तहत ये किसके पास जाते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके द्वारा क्या किया जाता है? एक प्रथा का अंत किया जाता है। और ये प्रथा का अंत जो होता है ये कब होता है? तो याद रखना, ये 1829 में इस प्रथा को खत्म किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो सती प्रथा को 1829 में अवैध घोषित किया गया। राजा राम मोहन राय की हेल्प से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इस प्रथा का अंत किया गया। तो बताइए आंसर सही है कि नहीं है? हाँ जी, अभी मिश्रा का 1829 है, सही बात है। और इसके अलावा सुरजीत कुमार, लॉर्ड विलियम बेंटिक और त्रिशा शर्मा का आंसर है बी। चलिए बी आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ लोग हैं थोड़े से आवेग में हैं, और आवेग का मतलब है कि हम बहुत थोड़े समय के लिए किसी पर कार्य करते हैं, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगता है ना वो बहुत थोड़े समय के लिए लगता है। तो यहां पर अगर पूरा फोर्स एक जगह पर कुछ समय के लिए लगेगा, थोड़े समय के लिए लगेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? आवेग कहेंगे। और आवेग यहां पे क्या होता है? आवेग होता है इंपल्स, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पे फोर्स होता है, और फोर्स कितने समय के लिए लग रहा है? कुछ समय के लिए लग रहा है, इसलिए इसे F इंटू डेल्टा टी कहते हैं। यहां पर ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है क्या, कि हम किसी भी अंडे को, मान लो जो मुर्गी का अंडा आता है, अगर मैं अंडे को कहां फेंकूं? जमीन पर फेंकूं, जो पक्की जमीन होती है, तो अंडा फूट जाएगा। लेकिन अगर मैं बालू पे फेंकूं तो अंडा नहीं टूटता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो ये अंडा है, ठीक है, मान लो ये किसी मुर्गी का अंडा है, जो यहां पे आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये अंडा है। अब मैंने कहा इसको मैंने जमीन पे फेंका, तो फेंकने पर क्या होता है? फेंकने पर जो समय है यहां पे बहुत थोड़े समय के लिए एक क्या काम करता है? एक फोर्स काम करता है। पूरा फोर्स थोड़े समय के लिए काम कर जाता है। अब बताओ इतने से एरिया पे सारा फोर्स लग गया तो फूटेगा? बिल्कुल फूटेगा। लेकिन जब मैं बालू में फेंकता हूं ना, रेत में फेंकता हूं, तो क्या होता है? रेत के साथ में ये रेत जो है वो दब जाती है, यानी इसके पास में यहां पे नीचे आने का थोड़ा सा टाइम और मिल जाता है। और जब टाइम मिल जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? फोर्स यहां पे कम हो जाता है। तो टाइम बढ़ा, फोर्स कम हुआ। इसी वजह से किसी भी व्यक्ति के द्वारा कैच जब लिया जाता है तो हमेशा हाथ पीछे करके लिया जाता है। मान लो मैं इसको उठा रहा हूं और नीचे की तरफ में कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास में यहां पर इसको रोकने के लिए, इसका फोर्स कम करने के लिए टाइम मिल जाता है नीचे। किसी भी कीपर के द्वारा बॉल पकड़ी जाती है, पीछे जाकर पकड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि वो टाइम को बढ़ाता है, फोर्स को कम किया जा सके। इसी को हम यहां पे क्या कहते हैं? अगर थोड़े समय के लिए पूरा फोर्स काम करेगा उसे आवेग कह देंगे। मात्रक क्या होगा? फोर्स का मात्रक
न्यूटन। डेल्टा टी यानी समय का मात्रक सेकंड, तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूटन सेकंड होगा, जो कि इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, जो कि आपका सही आंसर है। लेकिन यहां पे जो दिया गया है इसमें जो माइनस लगा है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, केवल न्यूटन सेकंड इसका आंसर होगा। बताइए, बी 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 सही है, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। सुरजीत का आंसर डी है, त्रिशा का आंसर सही है, सुरजीत का आंसर है। चलिए कोई बात नहीं है, जिसका गलत हो गया कोई बात नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसके साथ में अपने साथी को शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक इस वजह से करिएगा क्योंकि आपको पसंद आ रही है, और अगर आपको पसंद आएंगी तो चीज़ें आपको और अच्छे से मिलेंगी, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और हमारे अंदर और अच्छा करने की हिम्मत आती है। ठीक है, तो अच्छा और चाहने तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। आपातकाल की बात आ रही है, फिर से आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतः निलंबित हो जाता है? ये मैंने अभी बता दिया, आर्टिकल नंबर 358, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 19 स्वतः निलंबित हो जाता है और इसके खिलाफ आप कभी कोर्ट नहीं जा सकते जब तक इमरजेंसी लगी है। ठीक है, तो आपातकाल का मतलब है, आपातकाल में आपका आर्टिकल नंबर 19 जो है वो स्वतः क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, और ये आर्टिकल नंबर 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के लिए काम करता है। लाइक तो कर दिया, शेयर भी कर दिया, अब मेरा गिफ्ट दो। गिफ्ट किस बात का भैया? गिफ्ट तो है ही, क्लासेस आपके लिए रोजाना चला रहे हैं, ये गिफ्ट ही तो है भाई। आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, और क्या चाहिए? अब क्या आईफोन चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20 भाई, जनगणना की बात आ गई। अब जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपको पता है साक्षरता का मतलब है कि हम सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या कर दें, इतना पढ़ा दें कि वो चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, तो इसे हमने साक्षरता कह दिया। अब साक्षरता दर का यहाँ पे मतलब पता चल गया है, तो अब क्या है कि जब हम यूपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में कितना परसेंटेज है जो कि सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, कहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षर हैं? तो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। क्या है? एक जगह है जिसका नाम गौतम बुद्ध नगर है, और इस गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूंगा, इसके अंदर साक्षरता दर कितनी है? तो आप कहेंगे 80% है, यानी 80.12% है। 100 में से 82 लोग जो हैं साक्षर हैं। ठीक है, तो इसका तो आंसर आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए इस गौतम बुद्ध नगर में ना, या गौतम बुद्ध नगर के अलावा पूछ लो कि मान लो अगर पूछ लिया जाए कि पुरुष जो है ना, पुरुष कितना परसेंटेज साक्षर हैं यूपी के अंदर और किस जगह पर साक्षर हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर गौतम बुद्ध होगा। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षर पुरुषों की बात की जाएगी तो ये कहां पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, और कितना परसेंटेज है? आपका दिमाग ये कहेगा परसेंटेज भी तो बता दो। तो आप इस बात को याद रखना कि यहाँ पर इनका जो परसेंटेज है वो लगभग 88% है। तो 100 में से 88 पुरुष जो हैं वो यहाँ पर साक्षर हैं। लेकिन उसी स्थिति में पूछा जाए कि महिलाएं भी तो साक्षर हैं, तो महिलाएं जो साक्षर हैं वो ऐसा कौन सा जगह है? तो आपके यहाँ बताएंगे, आप कहेंगे कि यूपी के अंदर कानपुर है, और इस कानपुर में 75% महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा साक्षर हैं। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। शेयर करने के लिए चॉकलेट चाहिए भाई, अपना एड्रेस सेंड कर देना, भेज देंगे चॉकलेट तो। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई, और आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, और आखिरी क्वेश्चन तक मैंने आपको बहुत चीजें समझाई हैं जो आपके एग्जाम में आ चुकी हैं, और अगर एग्जाम में आती हैं तो आप उसे तुरंत कर लोगे क्योंकि इसको आप अच्छे से समझ चुके हो।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल आपकी जीएस की क्लास नहीं चलती, यहाँ पे रीजनिंग की क्लास भी चलती है, तो आप सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए जुड़ सकते हो। बाकी मेरी क्लास का आपको पता चल गया है कि ये रोजाना 12:30 बजे चलती है। 12:30 बजे आप मेरे साथ में जीएस पढ़ सकते हो, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से एनालाइज कराता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। इसके अलावा आप शाम को 8 बजे मैथ्स के लिए जुड़ सकते हो, शाम को 9 बजे आप हिंदी के लिए जुड़ सकते हो। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे कि भाई अगर आप कंसेप्ट को समझना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई गाइड करे, आप चाहते हो कि मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप चाहते हो कि मेरे शरीर पर 2 वर्दी हों, या सॉरी 2 स्टार हों, वर्दी तो एक ही लेकिन स्टार कितने हों, 2 हों, तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक बैच लेना पड़ेगा जिसका नाम है चाणक्य। और इस चाणक्य बैच के अंदर आपको ये 6 टीचर जो दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से आपको यूपीएसआई 2025 के तहत ही पढ़ाने वाले हैं। यानी आप यूपीएसआई पास करना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप इन टीचर के साथ में अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहां पर आपको मैं बता दूं कि हमारे द्वारा एक ऑफर चल रहा है जो कि 50% डिस्काउंट देता है। यानी 50% डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारे साथ में एप्लीकेशन जब डाउनलोड करोगे तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। जो बैच आपको 599 में मिल रहा था, वो अभी रक्षाबंधन स्पेशल जो गिफ्ट आप मांग रहे थे इतनी देर से, उस गिफ्ट में हम यहां पे सहयोग कर रहे हैं कि 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी हम ऐसा समझ सकते हो कि 600 रुपए का बैच है और आपको हम 300 रुपए वापस कर रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कूपन कोड लगाना पड़ेगा, और कूपन कोड है R50। R50 कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो करने के बाद आपका ये फीस है 599 की जगह पे 299 हो जाएगी। यानी 50% का यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, और इसके बाद आप इस बैच को आसानी से परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ में इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो भी आपके यूपीएसआई के लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, मेरे साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैच भी आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का नाम है हमारा बाईएससी ऐप। इस बाईएससी ऐप को डाउनलोड कर लोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नए हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा, पुराने हैं तो लॉगिन करना पड़ेगा। नए लोग जो हैं वो रजिस्टर करेंगे तो अपनी कुछ डिटेल, नाम, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड और स्टेट, और एग्री करने के बाद में क्या कर देंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन में आपने जिस ईमेल से, जिस फोन नंबर से लॉगिन किया है या फिर रजिस्टर किया है, आपको यहाँ पे क्या करेंगे, फिल करेंगे, और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको फिल करेंगे, लॉगिन कर देंगे। इसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जहां पे हमारा फ्रंट पर आपको बैच दिख जाएगा। नहीं दिखता है तो उस स्थिति में आप पेड कोर्सेस में जाकर भी बैच को ले सकते हैं। तो 299 में अगर आपको बैच लेना है तो आप चाणक्य बैच को खरीद सकते हैं, जहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में और बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, हाँ जी भाई, हैप्पी रक्षाबंधन जिन लोगों के लिए, जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, जो चले गए हैं, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है। एडवांस नहीं चाहिए हमें, तो फिर अगर आप गिफ्ट मांग रहे हो तो फिर एडवांस नहीं चाहिए, आप उसी दिन आओ, रक्षाबंधन का गिफ्ट ले जाओ। चलिए, चलो बस हो गया, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं आपको इसी टाइम पर 12:30 बजे, और 12:30 बजे आप हमारे साथ में जीएस पढ़ सकते हैं और पीवाईक्यूज के आधार पर, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरी तरह से एनालाइज कराते हैं और अच्छे तरीके से आपको चीज़ों के नोट्स भी बनवाते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको यादबिन स्मार्ट क्लासेस की ऐप, आप यादबिन स्मार्ट क्लासेस की टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, एप्लीकेशन पे तो नहीं है अभी, टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और किस क्लास के तुरंत बाद आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप, मैं तो कहता हूँ कि आप अपने हाथों से खुद से नोट्स बनाएं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी टाइम पे 12:30 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कल तो शायद नहीं हो पाएगी क्लास आपकी, अब मंडे को होगी। ठीक है।